उदय कोटक ने बोला कि एक फाइनेंशियल शॉक आने वाला है इंडियन कंज्यूमर के लिए। उसके कुछ टाइम के बाद ऐसी न्यूज आने लगती है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर ये क्राइसिस लंबा चला तो दशकों की जो मेहनत है इन सब पे पानी फिर जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से हो रहा है, यूएस ईरान की वॉर की वजह से हो रहा है, तो ये शायद पूरी तरीके से सही नहीं है। इंडियन रुपया के अंदर अपनी कुछ वीकनेस है जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ हम तीन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि अगर यूएस ईरान की वॉर आज बंद हो जाती है तो एक्चुअली उससे क्या इंपैक्ट आएगा और क्या मार्केट रिकवर कर जाएगी। सेकंड कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट इस समय पे चीप हो चुकी है, क्या हमें यहां पर लमसम कर देना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्या लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ होने वाला है और क्या शॉर्ट टर्म में हम कहीं पे कुछ कर सकते हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। यूएस ईरान वॉर से भी पहले एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा था जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था। इंडिया का जो मॉनसून सीजन है ये मेजरली इंपैक्ट हो सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर सुपर एल नीनो आ रहा है। देखो जो एल नीनो है ये एक नॉर्मल चीज है, ये हर साल आती है, लेकिन जो सुपर एल नीनो है वो 150 साल के बाद आ रहा है और ये इस सिचुएशन के अंदर आ रहा है जिससे जो इंडिया का मॉनसून है वो मेजर तरीके से हैम्पर होने वाला है। इसका मतलब ये है कि सुपर एल नीनो इंडिया को हिट करता है और यहां पे मॉनसून अच्छे से नहीं होता, पहले ही यूरिया की कटौती चल रही है और उसके बाद जो प्रोडक्शन है उसमें एक मेजर हैम्पर आ सकता है। मतलब क्या है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने के चांसेस इंडिया के अंदर इस समय पे बहुत हाई हो चुके हैं। अब जैसे ये न्यूज आती है इसी के साथ एक तड़का आ जाता है यूएस ईरान की वॉर। जब ये वॉर शुरू होती है तो हर किसी को लगता है हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ये वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता और इसी का उल्टा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। ये वॉर शुरू होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, जिसके बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो आसमान छूने लगते हैं और जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छूते हैं पूरी की पूरी दुनिया अपने रिजर्व को टटोलने लगती है। हर देश अपने पास क्रूड ऑयल के रिजर्व रखता है। एशिया के अंदर चाइना के पास सबसे तगड़ा रिजर्व है, उसके बाद जापान आता है, उसके बाद साउथ कोरिया और इसी के आसपास इंडिया आता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये लग रहा था कि जो वॉर है ये बहुत जल्दी निपट जाएगी, बट एग्जैक्टली यहां पे हुआ उसका उल्टा। और सिर्फ यूएस और ईरान के बीच में नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को हैम्पर कर चुकी है और इसी वजह से वहां पे जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है या तो वो ठप हो चुकी है या फिर वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं चल रही। एक एग्जांपल देता हूं कि आज भी ये वॉर बंद हो जाए तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुल तरीके से ऑपरेट करने में एटलीस्ट 6 महीने से 9 महीने तक का टाइम लग सकता है। सबसे पहला रीजन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर काफी सारे बम बिछा दिए गए हैं और अगर आज की डेट में ये ओपन कर दोगे तो सबसे पहले उन बम्स को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी शिप उसके ऊपर से जाती है तो वो फट सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां पे ये हट भी जाता है तो भी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि कोई भी शिप वहां से पास होगी, एक पोर्ट तक पहुंचेगी, पहली चीज टाइम लगेगा, दूसरी चीज जो इंश्योरेंस ऑलरेडी प्रीमियम पे उन्होंने लिया हुआ है उसकी कॉस्ट मिल करके जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो आपको उसी रेट के आसपास पड़ने वाले हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब प्रोडक्शन वापस शुरू होगा तो फुल कैपेसिटी पे आने में भी उसे 3 महीने से 1 साल तक का टाइम लग सकता है क्योंकि इस वॉर के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मेजर हैम्पर देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि जैसे आज का इंपैक्ट हुआ कि ट्रंप ने बोला कि भाई ये वॉर खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, तो क्या होता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर जाते हैं, मार्केट में हरियाली आ जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ईरान कहता है कि हमसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई और जो मार्केट है वो कंसोलिडेट करने लगती है। लेकिन याद रखना, अगर आज के आज ये वॉर बंद भी हो जाए तो शॉर्ट टर्म रिकवरी तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो इन्फ्लेशन का खतरा है वो अब आपके सर पे मंडरा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये वॉर आज खत्म नहीं होती और 2 महीने और 3 महीने तक खिंच जाती है तो जो ऑयल रिजर्व इंडिया के पास है, जापान के पास है और कोरिया के पास है, ये ऑलमोस्ट खत्म होते हुए दिखेंगे। ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 15% के आसपास ही हमारा क्रूड ऑयल आता है। इवन हमने वेनेजुएला के साथ यहां पे पूरी तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत कम रिफाइनरी हैं जो कि उसका जो क्रूड ऑयल है उसको प्रोसेस कर सकती है। इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन फुल स्केल के ऊपर उस पर काम करना और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी सस्ते प्राइस पे वो क्रूड ऑयल मिलना, ये बहुत मुश्किल काम है। आज की डेट में आपके और मेरे जेब पे 3 से 4 रुपए पर लीटर
मीटर का इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये ऑलरेडी काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। और ये तो दूसरा इशू था, इसका इंपैक्ट कितना है अब ये देखो। एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज ने वार्न कर दिया है कि वो स्टॉप कर देंगे अपने ऑपरेशंस, क्योंकि जो फ्यूल कॉस्ट है वो सर्ज हो चुकी है, तो गवर्नमेंट से वो रिलीफ चाहते हैं। अब गवर्नमेंट यहां पे ये करने की कोशिश कर रही थी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पास ऑन किया जाए ये पूरा प्रेशर, लेकिन इंडस्ट्रीज ने बोला कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आप हमें जीएसटी के अंदर कितने भी बेनिफिट्स दे दो, लेकिन जब प्रेशर का टाइम आएगा तो आपको हमारी हेल्प दोबारा करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या है कि या तो प्रेशर आप और मैं झेलेंगे, या तो गवर्नमेंट झेलेगी, या फिर कंपनी झेलेगी। कंपनी ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अगर ये सारी एयरलाइंस बंद हो जाती है तो इंडिया के अलग अलग सेक्टर पे इंपैक्ट आएगा, और इनमें से एक सेक्टर होगा टूरिज्म वाला, जो ऑलरेडी हमारा काफी कम है, ये और कम होता हुआ दिख सकता है। जरा इस आर्टिकल को पढ़ो कि आउटवर्ड रेमिटेंस गिर चुके हैं 28.98 बिलियन डॉलर से, और ये कौन से रेमिटेंस है, ये आते हैं LRS स्कीम के अंदर, जहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहती है कि आप अपना पैसा बाहर ले जा सकते हो पढ़ने के लिए या फिर घूमने के लिए। देखो यहां पे जो इंटरनेशनल ट्रैवल सेगमेंट है वो 2.3% से गिर चुका है ईयर ऑन ईयर लेवल पर। इसी के साथ साथ ओवरसीज एजुकेशन के ऊपर 4.92% का ईयर ऑन ईयर लेवल पर ड्रॉप दिख रहा है। तो इसी वजह से जो एजुकेशन लोन है वो भी गिरता जा रहा है, और बाहर देश में जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे जिससे वो इंडिया के अंदर रेमिटेंस भेजते थे, ये भी इंपैक्ट होगा। अगर आप ये सोचो कि इंटरनेशनल एजुकेशन खत्म हो गई, हमारे पैसे बच गए, डॉलर बच गए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जरा इस डेटा पॉइंट को देखो, ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन हो गया है 119.3 बिलियन डॉलर इस फिजिकल ईयर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि 26% अप हो चुका है 25 से। मतलब क्या है, जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है इसमें बड़ा गैप आया है। हम कम से कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से भी जो हमारे इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाते हैं और वो ज्यादा हो जाते हैं। जो इंडिया है वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है, मतलब हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ये जो ट्रेड डेफिसिट होता था ये एक्चुअली ऊपर कब जाता था, जो हमारे बच्चे इंडिया के बाहर जाकर के पढ़ते थे वो इंडिया के अंदर पैसा देते थे। आज की डेट के अंदर भी जो इंडिया का रेमिटेंस है जो बाहर से इंडिया आता है वो ऑल टाइम हाई पे है। सिर्फ जो मिडिल ईस्ट के रेमिटेंस है उसके अंदर कमी देखने को मिली है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चे बाहर जाकर के पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उनकी जॉब कैसे लगेगी, क्योंकि सबसे आसान तरीका है कि बाहर जाकर के पढ़ो और वहीं पे जॉब ढूंढ लो। ये होना ऑलरेडी 5% से कम हो चुका है, क्योंकि बाहर जाकर के अब बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। और सिर्फ ये चीजें यहां तक खत्म नहीं होती। जरा इस आर्टिकल को पढ़ो कि जो इंडियन बैंक की लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा मेजर तरीके से हैम्पर हो चुकी है। लैक ऑफ आरबीआई सपोर्ट। अब आरबीआई बचा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो 5 बिलियन रुपए डॉलर स्वाइप में बिजी है। अब आरबीआई क्या करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तेरा डॉलर बेचूंगा और रुपया खरीदूंगा। इससे बेसिकली क्या होगा, एक आर्टिफिशियल स्ट्रांगनेस आती है रुपया के अंदर, और आरबीआई पहली बार नहीं कर रहा, हिस्टोरिकली काफी बार करा है। लेकिन 5 बिलियन डॉलर आपने सिर्फ ये काम करने में फूक दिए हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो आपकी फॉरेक्स रिजर्व है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और जून एंड के बाद जो फॉरेक्स रिजर्व है ये और भी ज्यादा कम होता हुआ दिख सकता है अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही। तो आई होप आपको इस समय पे ये समझ आएगा कि माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर इंडिया में प्रॉब्लम है। तो आप पूछोगे कि अभिषेक भाई आप तो डरा रहे हो, कोई पॉजिटिव बात नहीं है क्या? नहीं भाई, मेरे पास बहुत सारी पॉजिटिव बात है, तो अब उस पर बात करते हैं। आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, इसके अंदर आप हिस्टोरिकली देखो क्या हुआ है। हिस्टोरिकली जब भी एक बहुत बड़ा क्रैश आया है उसका जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसने एक शानदार रिकवरी दिखाई है। अब जो क्रैश आता है ये हमारे साथ अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। अब जो क्रैश है वो काफी तरीके के हो सकते हैं, और इस क्रैश को लोग कोविड से कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि दो तरीके के क्रैश होते हैं और दोनों इंडियन मार्केट में हो रहे हैं। पहला होता है प्राइस करेक्शन। मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर शेयर प्राइस फॉल होने लगता है, इसको प्राइस करेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है टाइम करेक्शन। लास्ट 2 साल से इंडियन मार्केट के अंदर 0% के रिटर्न है, और ये दोनों चीजें इंडियन बाजार के अंदर होनी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि कोविड के लेवल के आसपास हम आ चुके होंगे, हम इतना चीप हो चुके होंगे? नहीं, कोविड के अंदर जो इंडिया का निफ्टी 50 का फॉरवर्ड लुकिंग पी था वो 10 के आसपास था, और इस समय पे इंडिया का फॉरवर्ड लुकिंग पी 20 के आसपास है। मतलब आज की डेट के अंदर भी इतनी गिरावट के बाद भी हम ओवर वैल्यूड हैं। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज, वैल्यूएशन 2 चीजों से ड्राइव होती है। सबसे पहला ड्राइवर होता है आपकी ग्रोथ। मतलब क्या है कि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो इससे जो आपकी वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली कम
हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे MCX और BSE को आप देख सकते हो, जो इतना ज़्यादा ग्रो तो कर गए हैं लेकिन उसके बावजूद उनका PE नहीं बढ़ रहा, वो हाई पी को सस्टेन कर पा रहे हैं क्योंकि ग्रोथ एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये चीज़ इंडिया के साथ होती थी, इसी वजह से हाई PE इंडिया को मिलता था। दूसरी चीज़ होती है एक्सपोर्ट। अगर आपके एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और ईयर एंड के अंदर आपके पास सरप्लस बचता है डॉलर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़रों से देखा जाता है कि भाई इस देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा प्रोटेक्ट रहेगा। लेकिन क्या यहाँ पे कोई अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल भाई अच्छी बात है। जैसे मैंने इस सेक्शन के स्टार्टिंग में बताया कि यार मार्केट गिरना है, INR फॉल होता रहेगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो चाहे इंडियन मार्केट हो, वो आज नहीं तो कल थोड़ी बहुत और गिर जाएगी, लेकिन ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप ये भूल जाओ कि आप यार लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ कर पाओगे, क्योंकि जो टाइम होता है जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर होती है तब भी एक अच्छा बाइंग ऑप्शन होता है। अदरवाइज जब मार्केट भागती है तो सभी खरीदने आते हैं, तब एक रिटेल इन्वेस्टर को शांति से बैठे रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, इंडियन मार्केट ना इस समय पे एक ट्रेड जोन के अंदर घूम रही है। लास्ट 2 साल से आप देखो इसी जोन के अंदर जो बाजार है वो घूमता रहता है। हम क्या कर सकते हैं कि लेट से यहाँ पर जब बाजार आता है, जैसे इस बार आया था, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। आप बोलोगे यार टाइम तो नहीं कर सकते, सिंपल है भाई। अगर आप देखोगे तो 22,106 के आसपास जब बाजार आता है, एक मेजर सपोर्ट के आसपास आता है, उसके बाद जो बाजार होता है वो रिकवर कर लेता है। अगर मैं यहाँ से भी सिर्फ बात करूँ कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चली जाएगी हाइपोथेटिकली, तो भी हमें 10% के आसपास का अप मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या ये निफ्टी के लेवल पर, जो कि एक सेफेस्ट इंडेक्स है इंडिया के अंदर, क्या ये बेकार रिटर्न है? नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर स्विंग लेना चाहते हो, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको इंडेक्स देखने पड़ेंगे, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। यहां पर जितने भी इंडेक्स होंगे वो स्विंग करेंगे, और स्विंग के अंदर आप शॉर्ट टर्म के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो कि कहां पर मिल रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब तक ट्रंप है कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, और ट्रंप के जाने के बाद भी 1 से 2 साल लग जाएंगे चीजों को वापस नॉर्मल होने में। तो इस सिचुएशन के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में लोग नहीं बात कर रहे। आपको लगता होगा कि यार ट्रंप कौन है यार, मतलब क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है, क्या कुछ दिक्कत है उसके साथ? आपको ये लगता होगा, लेकिन अगर मैं यूएस की मार्केट की बात करूं ना, तो यूएस की मार्केट डॉलर स्ट्रांग ही ट्रंप की वजह से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे डील्स कर लिए हैं यूएस के लिए जो कि उनके लिए काफी पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है। देखो, $38 ट्रिलियन का उनके ऊपर डेट है। अगर हम डेट टू जीडीपी देखेंगे तो काफी ज्यादा हो चुका है। लेकिन आज की डेट के अंदर भी अगर आप देखोगे, जो ऑयल प्राइसेस हैं, अब उस पर कंट्रोल पाना चाहता है कौन? ट्रंप। अगर उसको चाइना के साथ लड़ना है तो क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा सोर्स होगा, जिस वजह से उसने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया और ईरान के साथ भी वॉर कर रहा है। इसी के साथ साथ अलग अलग देशों की फैक्ट्रियां उसने यूएस में सेटअप करानी शुरू कर दी अपने टैरिफ की धमकी से। इवन जो हमारे अदानी जी हैं, जो कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ उन्हें फ्री चाहिए होता है, वो भी अच्छा खासा पैसा यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सोचो, इतनी ज्यादा पावर है ट्रंप के अंदर, और उसने अपने देश के लिए अच्छा करा। चाहे वो आपके और मेरे लिए बुरा होगा, लेकिन ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के लिए तो काफी ज्यादा काम ऑलरेडी कर दिया है। लोग उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन उसको इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं वो बहुत पसंद करते हैं कि भाई पूरी दुनिया में वोलेटिलिटी है और यूएस के अंदर इतना सारा पैसा वापस आ रहा है, मतलब जो उनकी इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन हो रही है। सो नेट नेट अगर मैं इसको सिंपल भाषा में खत्म करने की कोशिश करूं, सो भाई एसआईपी करते रहो, अपना इमरजेंसी फंड बना करके रखो 1 साल का, क्योंकि जॉब जाएगी जब ऐसी सिचुएशन आएगी। तीसरी चीज, अगर जॉब चली जाती है, मार्केट में क्रैश आता है, तो 1 साल का टाइम पीरियड होगा और 1 साल में बाजार एक बार एग्जिट का मौका देता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, आईएनआर के अंदर इन्वेस्ट करो, यूएसडी के अंदर इन्वेस्ट करो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो, सिल्वर में करना चाहो तो इन्वेस्ट करो। इससे आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी अच्छी होगी एसेट के लेवल पर। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट बेकार है? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हर बार हम रिकवर कर लेते हैं। यहां से भी हम रिकवर कर लेंगे। मैं पॉजिटिव हूं। मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा इंडिया में भी, मैं अपना थोड़ा पैसा यूएस में भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है जब वापस आने का टाइम आएगा मैं पूरा पैसा इंडिया लाऊंगा, और मैं डॉलर में लाऊंगा। मतलब क्या है, इससे ट्रेड डेफिसिट जो कम होता है उसमें भी बेनिफिट होगा इंडिया को। मतलब मैं अपने देश को भी सपोर्ट कर रहा हूं अगर मैं डॉलर बाहर से इंडिया लेकर के आ रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, बाहर पैसा कमाओ और इंडिया वो पैसा लेकर के आओ। चाहे बाहर से कमाओ, चाहे खुद जाके कमाओ, चाहे अपने पैसे को काम पे लगाओ, वो आपके लिए पैसा कमाए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।